हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एक टॉपिक वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं जो वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। एक सिंपल सा मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आपको सिर्फ बोला जाए 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर सिर्फ एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है, यानी कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और इसी में मैं यदि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऐड कर दूं, तो यहां पर आप देख रहे हो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मीन्स 5 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इसमें डिस्टेंस के साथ एक डायरेक्शन ऐड हो गया। तो ये जो कंप्लीट जो है इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, जिसको हम लोग इट इज डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर का एग्जांपल है। ठीक है, तो वेक्टर जो होता है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग नोट करते हैं। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। A physical quantity which has magnitude as well as direction is called a vector। यानी वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी तुरंत एक एग्जाम्पल बताया डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, these quantity are वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इन सभी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। आप लोग फिजिक्स में वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे। जो वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो होता है, बट वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है, जैसे कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड मैनी मोर लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यानी कि वेक्टर वैसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है और जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है। वेक्टर, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्केलर। स्केलर क्या होता है? स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। नहीं, जैसे कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, नहीं करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में जनरली हम लोग स्केलर की बात करेंगे तो वहां पर लोग सिर्फ नंबर, जो रियल नंबर हो या फिर कोई भी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर स्केलर से समझेंगे रियल कांस्टेंट या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। यानी किसी कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे, जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वेक्टर का
नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि किसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग एक लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। ये एक लाइन सेगमेंट सपोज कीजिए, ठीक है, और इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं, सपोज की दिस लाइन सेगमेंट इज ए बी। यदि आप इस लाइन सेगमेंट में आप दो टाइप के डायरेक्शन को दे सकते हैं, एक तो ए से बी की तरफ एक डायरेक्शन हो सकता है, दूसरा बी से ए की तरफ डायरेक्शन हो सकता है। तो मैं यदि इस लाइन सेगमेंट में एक डायरेक्शन मैंने स्पेसिफाई कर दिया जो इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो यह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसी वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी कि डायरेक्शन वाला लाइन सेगमेंट के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका डायरेक्शन जो होता है, ये जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है। जनरली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय a directed line segment, such that the direction of such that its direction gives the direction of the vector and its length is proportional to the vector, यानी कि ये सपोज कीजिए ए बी जो लाइन सेगमेंट है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और वो वेक्टर आपका है ए, ठीक है। तो वेक्टर ए का जो मॉडुलस होगा वो लाइन सेगमेंट ए बी के लेंथ के इक्वल होगा, यानी कि यहां पर वेक्टर ए का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, लेंथ ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट के लेंथ के इक्वल होगा। एंड डायरेक्शन का वेक्टर इस वेक्टर का डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज टुवर्ड्स, किस तरफ है बताइए, टुवर्ड्स ए टू बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस वेक्टर का डायरेक्शन। ये जो आप पॉइंट ए देख रहे हो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है। एंड दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। यानी कि ए को टेल या इनिशियल पॉइंट कहेंगे, बी को हेड या फिर फाइनल या टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इस वेक्टर को कंबाइनली आप वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है, किसी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर या ग्रीक अल्फाबेट का लेटर यूज करते हैं, जिसके ऊपर एक एरो का निशान देकर के इस वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, जो सबसे फर्स्ट टाइप का वेक्टर हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस जीरो होता है, यानी कि इसमें जिस वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। A vector having magnitude 0 is called a zero vector and is denoted by जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए स्पेशल हम लोग सिंबल यूज करते हैं
जीरो, बोल्ड जीरो, ठीक है, या फिर जीरो के ऊपर एक वेक्टर का साइन दे करके, ठीक है। ये जीरो के ऊपर आप एरो का साइन दीजिए, फिर बोल्ड जीरो लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे हम लोग जीरो वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। निश्चित रूप से जीरो वेक्टर है तो इसका एक कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होगा, बट वेक्टर का जो जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो जनरली इनडिटरमिनेट होता है, यानी कि इसका डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। जनरली the direction of zero vector is indeterminate, यानी कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटरमिनेट होता है, यानी कि उसका डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है। इन मैनी केसेस डिफरेंट, कई कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस होते हैं जहां पर हम लोग जीरो वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है। आपके अभी यदि आपसे पूछा जाए जो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है तो क्या बताएंगे, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है, यानी कि उसका डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत इंपोर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। चाहे डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, वो उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is called a unit vector, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर समझ गए। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर यदि आपको लिखना हो तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए यूनिट वेक्टर in the direction या फिर along a vector A is denoted by a cap। ए के ऊपर कैप टोपी पहना देंगे, देखें, ठीक है, ए कैप, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज है, ए कैप। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को ए कैप से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को के कैप से डिनोट किया जाता है। और ये तीनों ही बहुत ही इंपोर्टेंट वेक्टर है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये जो तीन वेक्टर है, ये तीन वेक्टर बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जब हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तो किसी वेक्टर को जनरली आई जे के टर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है, और मैक्सिमम जो ऑपरेशंस, वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं वो हम लोग आई जे के टर्म में ही करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, यूनिट वेक्टर्स along positive x axis, positive y axis and positive z axis are respectively denoted by I cap, j cap and k cap। It means सपोज कीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है 3D में, x, y एंड z, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस OX पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके डायरेक्शन में सपोज कीजिए ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लोग आई कैप लिखेंगे। ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को
जे कैप से डिनोट करेंगे। और ये आपका एक्चुअली में ये जेड एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस ये आपका ये हमारे व्हाइट बोर्ड पर नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो आपका ओजेड है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, आगे की तरफ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जो ये जो ओजेड है ये ऐसे नहीं होकर के बल्कि इस टाइप से है, परपेंडिकुलर दिस बोर्ड। और इसके डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईजे के, जो कि तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट फैक्टर है। और तो निश्चित रूप से ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर, परपेंडिकुलर तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये तीनों वेक्टर ही आईजे के जो तीनों वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होता है। थर्ड टाइप का जो फैक्टर होता है वो होता है कोलिनियर फैक्टर। कोलिनियर फैक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर फैक्टर्स किसको कहेंगे? दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स को हम लोग कोलिनियर फैक्टर तभी कह सकते हैं जब वो फैक्टर्स या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। ठीक है, यहां पर पैरेलल कहने का मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम हो। सपोज कीजिए आपके पास दो फैक्टर है, ये नहीं, तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हम लेते हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। और यदि मैं एंटी पैरेलल कहता हूं तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर इस प्रकार से है। ठीक है, चाहे इसका लेंथ यानी इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इफ टू और मोर वेक्टर्स आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, then these vectors are called coplanar vectors, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स, उन सभी वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे जिनका डायरेक्शन या तो सेम हो या फिर जस्ट अपोजिट हो, या फिर वो सभी वेक्टर्स जो या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, तो उन वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। टू और मोर वेक्टर्स, two or more vectors are said to be collinear if they are either parallel or anti-parallel। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को लोग तभी कहेंगे जब वो वेक्टर्स या तो पैरेलल हो, पैरेलल मींस सेम डायरेक्शन, या फिर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मींस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए यहां पर मैं एक रोम्बस ट्रेपेजियम एक बनाता हूं। मैं सपोज कीजिए एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये दो साइड आपस में ए बी और सी डी, ये दोनों साइड ही आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी, इसमें ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल है। इस पैरेलल साइड के पैरेलल में एक और मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सपोज कीजिए एक ये लाइन है जो कि ए बी के पैरेलल है, ई एफ। अब मैं यहां पर तीन वेक्टर कंसीडर करता हूं, एक वेक्टर ए बी, दूसरा वेक्टर ई एफ और तीसरा वेक्टर सी डी। तो यहां पर आप देख रहे हो वेक्टर ए बी और वेक्टर ई एफ, ए बी वेक्टर और वेक्टर एफ ई वेक्टर, सॉरी एफ ई, ये दोनों ही क्या है? एंटी पैरेलल। सपोज कि दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी एंड दिस वेक्टर इज सी। तो यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एंटी पैरेलल है, और वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों ही पैरेलल है। तो यहां पर ये तीनों ही वेक्टर जो है वो क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर इस संदर्भ में है क्योंकि आप जानते हो वेक्टर को कहीं भी उठा आप पैरेलल शिफ्ट करके आप एक जगह से दूसरी जगह आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करें ये वेक्टर ए बी है। ठीक है, इस वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर ला सकते हो या इस वेक्टर सी के लाइन में ला सकते हो। ठीक इसी प्रकार वेक्टर बी को भी पैरेलल शिफ्ट करके वेक्टर सी के लाइन में आप ला सकते हो। यानी कि यहाँ पर इन तीनों वेक्टर में से किसी दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके आप तीसरे वेक्टर के लाइन में आप ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इन तीनों वेक्टर्स को क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो तीनों वेक्टर्स है ए बी सी, हियर
A, B and C are कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो आप लोग आई होप कोलिनियर वेक्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है ये। कोलिनियर वेक्टर जनरली सिंपली समझ लीजिए, जो वेक्टर या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, यानी कि दो वेक्टर का डायरेक्शन या तो सेम है, जस्ट सेम डायरेक्शन है तो भी कोलिनियर होगा, या फिर दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, एक नॉर्थ की तरफ है दूसरा जस्ट साउथ की तरफ है। ठीक है, तो वैसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है वो है लाइक वेक्टर। ठीक है, तो लाइक वेक्टर किसको कहेंगे, लाइक वेक्टर्स उन सभी वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स कहेंगे जिनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उन वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर्स कहेंगे, यानी कि ऑल दोज वेक्टर्स दैट इज टू और मोर वेक्टर्स आर said to be like vectors if their directions are same। उनके डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। उनके मैग्नीट्यूड के चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उनका डायरेक्शन सिर्फ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैं प्रीवियस एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज कीजिए यह एक रोम्बस है, सॉरी रोम्बस कह रहा हूं, ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइड्स पैरेलल हैं, ए बी एंड सी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड पैरेलल साइड के पैरेलल में एक और लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज लाइन सेगमेंट ई एफ। नाउ मैं एक वेक्टर ए बी लेता हूं, दिस वेक्टर ए, ई एफ वेक्टर बी लेता हूं, और यहां पर डीसी वेक्टर को वेक्टर में सी लेता हूं। यहां पर तीनों वेक्टर जो आप देख रहे हो, वेक्टर ए बी सी, तीनों ही पैरेलल है, यानी तीनों का डायरेक्शन आप देखो, इसका भी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, इसका भी डायरेक्शन ए से बी की तरफ ही है, और इसका भी डायरेक्शन ए से बी की तरफ ही है, सेम डायरेक्शन में। यानी जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेक्टर बी का है, वही डायरेक्शन वेक्टर सी का है। तो यहाँ पर ये तीनों जो वेक्टर है वो किस टाइप के हैं, लाइक वेक्टर्स हैं। These vectors are like vectors. Here, vector A, B, and C. These three vectors are like vectors. Equal vectors. इसके नेम से ही क्लियर है, इक्वल वेक्टर्स यानी कि दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर तभी कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यदि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो तो उन वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी equal vectors if their magnitude as well as direction are identical। सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। इसके एग्जांपल के लिए मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं। सपोज कीजिए एक पैरेललोग्राम है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, यहां भी चलिए दिस इज पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब जानते हैं पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। पैरेलल ए बी और सी डी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो मैं ए बी वेक्टर लेता हूं, दिस इज वेक्टर ए, और डीसी वेक्टर में लेता हूं वेक्टर बी। तो यहां पर ए बी और डीसी दोनों का लेंथ सेम है, इसका मतलब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। देख लो, ए का डायरेक्शन भी, वेक्टर ए का डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ है, और वेक्टर बी का डायरेक्शन भी सेम ए से बी की तरफ ही है, सेम डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं। और यदि दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे भी वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी।
दैट इज वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, उन सभी वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे जो कि एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। यदि कुछ वेक्टर्स एक ही इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, तो उन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। नहीं, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से कई सारे वेक्टर्स निकल रहे हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड सो ऑन, मैनी मोर वेक्टर्स, सपोज दिस इज वेक्टर इज डी। तो ये यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स आप देख रहे हो ए बी सी डी, ये चार वेक्टर्स हैं। इन चारों वेक्टर का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट, सपोज करो दिस कॉमन इनिशियल पॉइंट इज ओ। देन ये चारों वेक्टर क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। टू और मोर वेक्टर्स having common initial point are called co-initial vectors। इसी प्रकार को टर्मिनस फैक्टर भी होता है, जो कि जिनका एक कॉमन फाइनल पॉइंट होता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, को टर्मिनस फैक्टर कहेंगे। जैसे कि ये को टर्मिनस फैक्टर, यहाँ पर ये चार वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, सपोज दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, दिस वेक्टर सी एंड दिस वेक्टर डी। तो यहाँ पर जो चार वेक्टर एबीसीडी है वो किस टाइप के वेक्टर्स हैं, को टर्मिनस फैक्टर। यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर्स है ये चारों वेक्टर, और इस फिगर में को टर्मिनस फैक्टर है। यदि कई वेक्टर्स का एक कॉमन हेड हो तो वो को टर्मिनस फैक्टर होगा, और यदि कई वेक्टर्स का एक कॉमन टेल हो तो उनको को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, उन सभी वेक्टर्स को कोप्लेनर कहेंगे जिनको या तो वो एक ही प्लेन में हो, या फिर उन वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करके एक प्लेन पर उसको लाया जा सके, ठीक है। कोप्लेनर का वही मीनिंग होता है, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में रहने वाला, ठीक। जैसे कि ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड में हम जो भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो सभी वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। इवन इस बोर्ड पर भी नहीं, बल्कि इस बोर्ड के पैरेलल मान लो यहाँ पर एक बोर्ड है, ये एक बोर्ड है जो कि इस प्लेन के पैरेलल, यानी ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, ये बोर्ड वाला प्लेन और ये मेरा पाम वाला प्लेन, ठीक है। तो इस बोर्ड पे जितने वेक्टर्स आप ड्रॉ करोगे, या फिर मेरे इस पाम पे जितने वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो सभी वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब सपोज करो यहाँ पर एक वेक्टर है ए, ठीक, और मेरे पास इसके पैरेलल में एक वेक्टर है, यहाँ है वेक्टर बी, ठीक है। ये अब इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं करना होता है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको पैरेलल कहीं भी ले जाए, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए हम इसको पैरेलल शिफ्ट करके इस बोर्ड पर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड पे आ गया, तो यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों कैसा वेक्टर हुआ, कोप्लेनर वेक्टर हुआ। यानी कि वो सभी वेक्टर जो या तो सेम प्लेन में हो या फिर पैरेलल प्लेन्स में हो, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। टू और मोर वेक्टर्स आर said to be coplanar vectors if they lie either in the same plane or parallel planes, ठीक है। यानी कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो या तो सेम प्लेन में हो या फिर पैरेलल प्लेन में हो,
तो उन सभी वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए मैं एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर देता हूं। सपोज दिस इज ए क्यूबॉइड। दिस इज ए क्यूबॉइड। नाउ मैं यहाँ पर दो फेस लेता हूं। एक, अब ये देखो, ये बॉटम वाला फेस यहाँ पर है, फेस है, और ये रूफ वाला फेस है। ठीक है, तो ये फ्लोर फेस है और ये रूफ वाला फेस है। ये आपका फ्लोर हो गया, ये छत हो गया। ठीक है, तो मैं फ्लोर और छत, आपका मान लीजिए कि एक रूम है, कमरा है। ठीक है, तो मैं इसके फ्लोर पे वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। मैं दो वेक्टर फ्लोर पे ड्रॉ कर रहा हूं। दिस वेक्टर इज ए और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये फ्लोर है और ये इसका रूफ है, छत है। ठीक है, मैं छत पे भी दो वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। ठीक है, तो यहां पर ये चारों जो वेक्टर हैं ए बी सी डी, वो सभी क्या है, कोप्लेनर है। फिर मैं बताना चाहूंगा, ये दोनों वेक्टर जो ए मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने फ्लोर पे ड्रॉ किया है, और ये जो सी डी वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, सी एंड डी, वो छत पे है, नहीं यानी कि रूफ पर है। तो ए बी सी डी ये चारों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर चारों वेक्टर हियर ए बी सी डी आर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। दीज वेक्टर्स आर कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो आई होप कोप्लेनर वेक्टर्स भी आप लोग समझ गए होंगे। नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, यदि किसी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए सिर्फ क्या किया जाए, उसके डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, तो जो न्यू वेक्टर बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं। मैं यहां पर सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। आप जानते हो इसका हर एक एंगल 90 90 का होगा। अब मैं वेक्टर ए बी, वेक्टर ए लेता हूं। ठीक है, और वेक्टर सी डी को वेक्टर बी लेता हूं। यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है जस्ट, लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, यानी ए का नेगेटिव वेक्टर बी होगा और बी का नेगेटिव वेक्टर ए होगा। ठीक है, if A and B are two vectors such that magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B, but direction of vector B is just opposite to vector A, just opposite to vector, opposite to the direction of vector A। यानी कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो उनमें से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर को क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। देन वेक्टर बी इज कॉल्ड, देन वेक्टर बी इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर of vector A and is denoted by A के नेगेटिव वेक्टर को माइनस ए से आप डिनोट कर सकते हो, माइनस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इन दिस फिगर वेक्टर ए बी जो कि वेक्टर ए है, ठीक है, और ए बी का नेगेटिव वेक्टर हम लोग लिखेंगे माइनस बी ए वेक्टर, नहीं, जो कि वेक्टर ए है, और
माइनस बी ए का मतलब है जो जस्ट इसका अपोजिट है, नहीं माइनस बी ए का मतलब इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर आपका वेक्टर सी डी हो जाएगा, यानी कि वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ए इज इक्वल टू माइनस ए, नहीं दैट इज आपका ये जो वेक्टर सी डी है, सी डी, बी ए मतलब बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ मतलब सी से डी की तरफ, और सी से डी की तरफ जो वेक्टर वो वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी इक्वल टू आपका माइनस ए हो जाएगा, नहीं ए का जो नेगेटिव वेक्टर है वो कौन है, बी है। यानी कि सिंपली आप लोग याद रखोगे, यदि किसी वेक्टर के सिर्फ डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देंगे, डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो वो पहले से क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। ये अलजेब्रा ऑफ फैक्टर्स, इसमें हम लोग फैक्टर का एडिशन, दो फैक्टर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स, किसी वेक्टर में एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, दो टाइप से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे और एक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे। यानी कि आपको टोटल 5 टाइप के ऑपरेशंस पढ़ेंगे फैक्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ फैक्टर्स, सेकेंड subtraction of factors, number 3 multiplication of a factor by a constant or by a scalar, third scalar product of two factors, and the last cross product, that is vector product of two factors। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ फैक्टर्स, एडिशन ऑफ फैक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यदि आपके पास दो फैक्टर है, सपोज कीजिए फैक्टर ए और फैक्टर बी है, ठीक है, तो इसके एडिशन को फाइंड करने के लिए ए प्लस बी, एडिशन को ए प्लस बी कहेंगे, ए प्लस बी को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो रूल है, आइदर आप ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हो। तो आइए देखते हैं क्या रूल कहता है। यदि आपके पास दो फैक्टर्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, then addition of a and b, इसको तो डिनोट करेंगे a प्लस बी से, डिनोट कैसे करेंगे, a वेक्टर a प्लस वेक्टर b से, लेकिन इसको डिटरमाइन कैसे कहेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे, एंड इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग लॉज। इसके लिए दो लॉ मैंने बताया, दो लॉज में से किसी एक लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि नंबर 1 है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है वो देख लीजिए। ट्रायंगल लॉ कहता है यदि आपको a प्लस बी फाइंड करना है तो आप क्या करो, फर्स्ट फैक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल पुट करो। आप वेक्टर को पैरेलल तो शिफ्ट कर नहीं सकते हो, सपोज करो यहां पर ये वेक्टर आपका ए है, ठीक, और यहां पर आपका वेक्टर बी है, कहीं भी हो सकता है वो, दिस वेक्टर बी। तो आपको करना क्या है, वेक्टर ए को आप फिक्स रखिए, जहां है वहीं रखिए, ठीक है, और वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ई के हेड के सामने ले जाइए, ठीक है। तो आपका आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। हमारा ये वेक्टर ए फिक्स है, ये जहां है वहीं पर रहेगा, ठीक है, और वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे नहीं, जैसा है इसका डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए, नहीं बिना चेंज किए इसका डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए हम लोग यहां पर लाकर इसको इनपुट कर देंगे, तो आपको ये वेक्टर बी बन जाएगा, ये वेक्टर बी है, क्योंकि आप वेक्टर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से उस वेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं आता है, नहीं, यानी कि आप सपोज कर लो ये वेक्टर आपका ओ ए जो है वेक्टर ए है और ए बी जो है वेक्टर बी है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो यहां पर आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर दो, यानी कि ओ को ज्वाइन कर दो बी से, तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वही वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यदि किसी ट्रायंगल ए ओ बी में
इफ ओ ए वेक्टर जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ए बी वेक्टर जो है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन जो थर्ड साइड है ओ बी, ये थर्ड साइड इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज वेक्टर ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे दो वेक्टर का एडिशन हमें फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, उन दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, एक वेक्टर को क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। सपोज कीजिए ये वेक्टर आपका ए है और ये बी है, ठीक है। नाउ आप ए को जहां वही फिक्स रखिए और वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कीजिए, जहां भी कहीं भी ले सकते हो, और वेक्टर बी के जो टेल है, ये टेल है वेक्टर बी का टेल, इसको पैरेलल शिफ्ट करके वेक्टर ए के हेड पर रख दीजिए एंड एक ट्रायंगल फॉर्म कर दीजिए, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। यदि आप वेक्टर एक फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो थर्ड साइड जो बन रहा है, जो कि वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर को के हेड को ज्वाइन करने वाला जो साइड है, वही साइड इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। पैरेललोग्राम लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर दोनों में से किसी एक को पैरेलल शिफ्ट कीजिए और दोनों के टेल को एक पॉइंट पर ले आइए, नहीं, यानी कि उन दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ कर देना है पैरेलल शिफ्ट करके। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहां ला दिए, दोनों का कॉमन टेल हो गया, यहां पर आ गया कॉमन टेल, एंड एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दीजिए जिसका दो साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ए की पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वेक्टर बी की पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार आपको एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल, एक डायगोनल जो कि इस ए और बी के कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास करता है, यही जो डायगोनल होगा वो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए यहां पर आपका ओ ए वेक्टर ए है, ओ बी वेक्टर बी है, तो ये जो डायगोनल है ओ सी वो वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इन ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, इस पैरेललोग्राम ओ ए सी बी में सपोज कीजिए आपका वेक्टर ओ ए है वो वेक्टर ए है, ओ बी वेक्टर जो है वो वेक्टर बी है, देन आपका जो डायगोनल वाला वेक्टर ओ सी है वो आपको ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। नाउ कुछ इंपोर्टेंट नोट आप देख लीजिए, एक दो जो कि इसी एडिशन से निकल रहा है आपका। नंबर 1, किसी भी ट्रायंगल में सपोज कीजिए एक ट्रायंगल एबीसी है, दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। इस ट्रायंगल एबीसी में आपको कोई भी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर आपको निकालना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको वेक्टर ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी, तो क्या कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग टू साइड्स के टर्म में। तो ए बी वेक्टर निकालना है तो ए से ही पॉइंट ए से ही आप चलो, ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। ये थोड़ा पैटर्न आप लोग देख लो। यदि आपको वेक्टर ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर इक्वल टू, तो ए बी निकालना है तो पॉइंट ए से ही आप मूव कीजिए, ए सी सी बी। आपको बीसी वेक्टर निकालना हो, बीसी सपोज कीजिए आपको बीसी वेक्टर निकालना हो, तो बीसी वेक्टर निकालने के लिए बीसी निकालना है तो बी से ही मूव करेंगे हम लोग, बी से चलेंगे, बीसी की तरफ तो जाएंगे नहीं क्योंकि आपको बीसी वेक्टर तो निकालना ही है, तो बी से किधर जाना पड़ेगा, ए की तरफ, तो बी ए, फिर ए से सी, ए सी, यानी कि बीसी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, बी ए प्लस ए सी। ये देखिए बी ए, नहीं, बी सी इक्वल टू बी ए प्लस ए सी, यानी कि ये दोनों मैच कर रहा है और इसका ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो
ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर यदि आपको निकालना हो रिमेनिंग टू साइड के टर्म में, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो एक नोट हो गया। नाउ इसमें से किसी एक का डायरेक्शन आप चेंज कर दो, किसी भी एक का। ठीक है, जैसे कि आप मान लो ये BA है, इसका डायरेक्शन मैं चेंज कर देता हूं, तो माइनस AB हो जाएगा ये, तो वेक्टर BC इज इक्वल टू इसका डायरेक्शन चेंज करके माइनस AB हो जाएगा, और ये AC का डायरेक्शन चेंज करने पर ये माइनस CA हो जाएगा, और सबको इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ लाने पर आपको AB वेक्टर प्लस में वेक्टर AB, BC वेक्टर यहाँ पर पहले से ही है, और ये CA वेक्टर इधर आ गया, तो प्लस CA वेक्टर इक्वल टू में क्या बचा 0 वेक्टर। यानी किसी भी ट्रायंगल में यदि आप किसी एक पॉइंट से मूव करते हो, A से मूव करते हो, AB प्लस BC प्लस C, एक ही सेम ऑर्डर में A से चलना शुरू किए, AB BC CA, A से चले थे और A पर ही पहुंच गए, तो उन तीनों वेक्टर का सम कितना होगा 0 होगा। ये सिर्फ ट्रायंगल में ही नहीं होता है, बल्कि किसी भी आप पॉलीगन में जाओगे, कोई भी पॉलीगन आप यहाँ ले लो, एनी पॉलीगन जो आपकी इच्छा है, किसी भी कितने भी साइड्स का पॉलीगन आप लेना चाह रहे हो। ठीक है, अब जिस पॉइंट से चलना शुरू किए, नहीं जैसे मान लो ये A है, B है, C D E है, तो AB वेक्टर BC प्लस CD प्लस D प्लस E, इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA कितना होगा, हो जाएगा आपका 0 वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे फर्स्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप लोग जानते हो, ऑर्डर एक्सचेंज प्रॉपर्टी ये होता है नहीं, यानी कि ऑर्डर का हेरफेर करने से कोई फर्क नहीं, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मींस A प्लस B का जो ऑर्डर है आप उसको बदल सकते हो, B प्लस A आप लिख सकते हो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिखो, या फिर वेक्टर B प्लस वेक्टर A, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं 3 फैक्टर्स के सम को फाइंड करने के लिए। यदि आपको 3 फैक्टर का सम निकालना है, ठीक है, कोई भी 3 फैक्टर का सम आपको निकालना है, तो आप किसी भी 2 फैक्टर को पहले ऐड कर दीजिए और फिर उसके एडिशन में थर्ड वेक्टर कैच कीजिए। सपोज कि आपके पास 3 वेक्टर है, दिस इज वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। नाउ A प्लस B प्लस C आपको फाइंड करना है, तो आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट आप वेक्टर A और वेक्टर B को जोड़ दीजिए, A प्लस B निकालिए, तो वो एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा, और उसमें वेक्टर C को ऐड कर दीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, पहले आप वेक्टर B और C को ऐड करके सिंगल वेक्टर बना दो, और अब A को वेक्टर उस सिंगल वेक्टर में ऐड कर दो। तो इन दोनों तरीका से जो तीनों वेक्टर का एडिशन आ रहा है वो सेम आएगा। दैट इज फॉर 3 फैक्टर्स A B C, A प्लस B के एडिशन में वेक्टर C को ऐड कर दो, या फिर वेक्टर A को B और C के एडिशन में ऐड कर दो। दोनों केसेस में वैल्यू क्या आते हैं, सेम वेक्टर आता है। इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। किसी भी वेक्टर में यदि आप 0 वेक्टर को ऐड करोगे, या फिर 0 वेक्टर में किसी वेक्टर को ऐड करोगे, तो उस वेक्टर के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी A प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस A इज इक्वल टू सेम वेक्टर यही मिलेगा। तो ये जो आपका 0 वेक्टर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एंड जो इसका लास्ट प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। सपोज कीजिए वेक्टर A है, और इस वेक्टर में A का नेगेटिव वेक्टर को ऐड कीजिए,
या फिर ए के नेगेटिव वेक्टर में वेक्टर ए को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर किसी वेक्टर ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस ए हो जाता है। वेक्टर ए का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, माइनस ए, जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, यदि आपके पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी एंड आपको वेक्टर ए से वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन करना हो, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी दैट इज ए माइनस बी। दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करने का मतलब होता है फर्स्ट वेक्टर में सेकेंड वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देना। यानी कि ए माइनस बी का मीनिंग क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। सिंपली यदि हमें दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना तो क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर में सेकेंड वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर बी है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ओ ए बी। तो आपका ओबी जो वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, दिस वेक्टर ओबी इज ए प्लस बी। लेकिन यहां पर आपको ऐड तो करना नहीं, सब्ट्रैक्शन करना है। देन आपको वेक्टर ए में बी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो बी का नेगेटिव वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट उस वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर देते हैं। यानी कि जो वेक्टर बी का डायरेक्शन ऐसा है उसको क्या करेंगे, जस्ट इसका हम लोग अपोजिट कर देंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कर देते हैं ऐसा, ठीक है, सेम लेंथ और जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। This point is b dash and so this vector is minus b। यहाँ पर ab का लेंथ और ab डैश का लेंथ दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम है और दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो ab यदि वेक्टर b है तो आपका ab डैश क्या होगा, वेक्टर माइनस b होगा। नाउ इस वेक्टर को और ये वेक्टर oa और ab डैश दोनों को ऐड करने से आपको एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। ये कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर a और माइनस b, इसका एडिशन होगा, जो कि हम लोग लिखते हैं a प्लस माइनस बी एंड दिस इज a माइनस बी। तो इस प्रकार आप दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है, तो सपोज कीजिए कोई वेक्टर आपका a है, दिस इज वेक्टर a, ठीक। एंड नाउ इस वेक्टर a में किसी नंबर से कोई ऐसा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि सपोज कीजिए a को ट्वाइस करना है, 2 गुना करना है, या फिर थ्राइस 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, या हाफ करना है, या 1/3 करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो सपोज कीजिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपका 3a, इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a एक वेक्टर होता है। नहीं, 3a क्या होगा, एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा। यानी कि और डायरेक्शन क्या होगा, जिधर वेक्टर a का डायरेक्शन है उधर, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके लेंथ का 3 टाइम्स लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो, 1 2 एंड 3 टाइम्स, 3 गुना मैंने ड्रॉ किया है। देखिए इस वेक्टर के लेंथ का 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि इसी वेक्टर के पैरेलल है। तो ये जो वेक्टर होगा इसी को लोग क्या कहेंगे, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। और यदि हमें -3 से मल्टीप्लाई करना हो तो -3 भी एक वेक्टर होगा, जस्ट उसका क्या होगा, डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यदि a कोई वेक्टर है और इस वेक्टर को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का mod k टाइम्स होगा। एंड
इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा के ए का डायरेक्शन वो आइदर वेक्टर ए के डायरेक्शन के ही अलोंग होगा या फिर ए के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। ये डिपेंड करेगा के की वैल्यू पर। यदि के पॉजिटिव है के का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के सेम हो, ए के डायरेक्शन के अलोंग होगा, और यदि के नेगेटिव है तो के का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। और यदि के जीरो है इन दैट के जीरो है इन दैट केस के जीरो वेक्टर हो जाएगा, और के का डायरेक्शन आप डिटरमिनेट नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि उस केस में इंडिटरमिनेट इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग नोट करते हैं। If A is a vector and K is a scalar, then multiplication of K, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय कांस्टेंट के, जिसको हम लोग के से डिनोट करेंगे, और उस के का जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ के इज इक्वल टू मॉड के टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यहां पर के स्केलर है, और स्केलर नंबर यानी किसी रियल नंबर का जो मॉड होता है वो आप जानते हो क्या होता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जैसे 5 का मॉडुलस 5 ही होगा और -5 का मॉडुलस +5 हो जाता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट मॉड आपको दिख रहा है। ये मॉड जो है वो रियल नंबर के मॉड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मॉड है ये किसी वेक्टर के मॉड को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो के वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, मॉड के टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, एंड के का डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ के इज सेम as direction of A if K is positive, नहीं, और the direction of A is direction of KA is just opposite to A, just opposite to direction of A if K is negative, and यदि K जीरो होगा तो K का डायरेक्शन इंडिटरमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी फैक्टर में पॉजिटिव कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन यदि किसी फैक्टर में निगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन पहले के डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और यदि किसी वेक्टर में यदि आप 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका डायरेक्शन इनडिटरमिनेट हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इफ ए बी आर वेक्टर्स, दीज आर वेक्टर्स, एंड m n are scalars, m n scalar है, then नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए या फिर m टाइम्स ऑफ वेक्टर एन ए, m टाइम्स ऑफ वेक्टर एन ए, आप यहां पर m और n को कम्यूट कर सकते हैं। m को फर्स्ट में n टाइम्स ऑफ वेक्टर m ए भी लिख सकते हैं, या फिर आप mn टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इसको आप लिख सकते हैं। m टाइम्स ऑफ वेक्टर n ए is same as n times of vector m a, and this is same as mn times of vector a. Number 2, distributive law. m plus n times of vector a is equal to m times of vector a plus n times of vector a. And third, m times of vector a plus b is equal to m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस m टाइम्स ऑफ वेक्टर b। ठीक है, ये सिंपली इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो, नहीं mn को nn भी आप लिख सकते हो कम्यूट करके, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है
m plus n times of a equal to ma plus na and m times of a plus b equal to ma plus ma. ये दोनों ही distributive law है. This is distributive law of addition over multiplication and this is distributive law of multiplication over addition. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं. किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि आपको ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप जानते हो मैंने जब यूनिट वेक्टर बताया था तो वहां पर आप देखे थे जो किसी भी वेक्टर के अलाउंग, जैसे कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट किया जाता है. ए कैप क्या होता है? दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, नाउ हाउ कैन यू फाइंड वेक्टर ए कैप? नंबर 1, ए यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए इज, जिसका सिंबल ए कैप होता है. और ए कैप फाइंड कैसे करेंगे? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. इसका सीधा मीनिंग है दैट इज 1 by mod a times of वेक्टर ए. 1 by mod a times of वेक्टर. ये भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर का एक एग्जांपल है. नाउ ये एक यूनिट वेक्टर है. कैसे इसको आपको चेक करना है कि यूनिट वेक्टर, क्योंकि आप ये जो वेक्टर है वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये एक यूनिट वेक्टर है. ठीक है, क्यों कैसे? आप यदि आप इसका यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए आप इसका मॉडुलस फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया जो के ए का मॉडुलस कैसे निकालते हैं. मॉडुलस ऑफ के इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए. तो यहाँ पर 1 by mod a है, ये तो एक नंबर, mod a तो नंबर है. 1 by mod a और 1 by mod a जो है ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वही सेम नंबर होता है. तो ये तो 1 by mod a बाहर आ जाएगा. ठीक है, और वेक्टर a का मॉड इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a. तो मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर a कट के 1 आया. इसका मतलब ये जो वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है. नहीं, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है. चलिए एक तो समझ के यूनिट वेक्टर है. नाउ इसका डायरेक्शन किधर होगा? इस वेक्टर का डायरेक्शन बताइए. वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन क्या होगा? जिसे आप लिख सकते हैं 1 by मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स ऑफ वेक्टर ए. मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. यदि आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ तो आप देख रहे हो 1 by मॉडुलस ऑफ ए तो पॉजिटिव नंबर है. किसी वेक्टर को पॉजिटिव कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, सेम रहता है. तो इसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन के ही अलॉन्ग होगा. यानी कि ये जो वेक्टर है ये तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन कितना है? ए के डायरेक्शन की तरफ ही है. इसीलिए वेक्टर ए के डायरेक्शन में यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ए को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें. किसी वेक्टर, एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के पैरेलल या उस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यदि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो देन सिंपली क्या करोगे? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस वेक्टर के पैरेलल. नाउ इसी से हम लोग एक और कॉन्सेप्ट निकालेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम हो तो वो वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? यदि आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है यानी कि मॉडुलस मालूम है और उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम है, देन वो वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो इसी से निकाल सकते हो. देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर ए कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स ऑफ वेक्टर ए कैप. ये जनरली हमें वेक्टर का मॉडुलस एंड उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर आपको निकल जाएगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर, यानी कि दो वेक्टर के कोलिनियर होने का क्या कंडीशन हो सकता है. ठीक है, टू वेक्टर्स A and B are collinear if, देखिए दो वेक्टर कोलिनियर तभी होंगे जब
उसमें से एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के स्केलर कांस्टेंट मल्टीपल के फॉर्म में आप लिख सकते हो। यानी कि ए और बी दोनों में से कोई एक फैक्टर जो हो वो दूसरा फैक्टर का स्केलर मल्टीपल, यानी कि वेक्टर बी इक्वल टू, यहां पर लैम्डा कोई स्केलर है, वेयर लैम्डा इज स्केलर, लैम्डा इज एनी स्केलर। यानी कि यदि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो वो दोनों फैक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, यदि ए और बी कोलिनियर है तो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर सेकेंड फैक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल होता है। एक्चुअली में होगा कैसे, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर कोलिनियर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। आप जानते हो दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनका डायरेक्शन या तो सेम होता है, जस्ट अपोजिट होता है। नहीं हो सकता है इसका डायरेक्शन ये सेम हो या फिर जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, उल्टा ऐसा नहीं। मान लीजिए आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं दोनों, ठीक। और इसके पैरेलल सपोज कीजिए आपका वेक्टर ए बी है, दिस वेक्टर इज ए बी एंड दिस वेक्टर इज सी डी। तो आपने एसी को ज्वाइन कर दिया, ठीक। इसी प्रकार एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां पर। नाउ आप देख रहे हो सपोज दिस इज बी क्यू, तो निश्चित रूप से यहां पर सी डी और सी क्यू के लेंथ का कुछ रेशियो होगा, सी डी और सी क्यू, यानी कि सी डी और ए बी, क्योंकि ये आपका ए बी क्यू सी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी क्यू ये तो पैरेलल ऑलरेडी है और आपने ए सी के पैरेलल बी क्यू ड्रॉ किया है, तो आपका ए बी क्यू सी ये कैसा हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और आप जानते हो पैरेललोग्राम का जो कोई साइड इक्वल लेंथ का होता है, तो ए बी का लेंथ यहाँ पर सी क्यू के लेंथ इक्वल हो जाएगा, नहीं। तो निश्चित रूप से सी डी और सी क्यू इसका कुछ रेशियो होगा, सी डी के लेंथ और सी क्यू का लेंथ, जो कि सी डी का लेंथ और ए बी के लेंथ के इक्वल होगा। इसका कुछ वैल्यू होगा, कुछ रेशियो होगा, यानी सपोज कीजिए ये वैल्यू आपका लैम्डा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो सी डी का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी होगा। नाउ सी डी का डायरेक्शन देखिए और ए बी का डायरेक्शन देखिए, दोनों डायरेक्शन सेम है, नहीं। तो आप इसको लिख सकते हो सी डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, यानी कि सी डी वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर कौन है, वेक्टर ए है। तो ये तो तब जब आप ए और बी दोनों का डायरेक्शन सेम हो। इसका दूसरा केस में सपोज कीजिए जो हम ए का डायरेक्शन जस्ट इसका उल्टा लेते हैं, ठीक। तो इस केस में यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर ए बी और ये रिजल्ट तो आपको सेम आएगा, यहां पर तक तो सेम आएगा, यानी कि सी डी इज इक्वल टू आपको मिलेगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी, ठीक, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी। लेकिन यहां पर सी डी का डायरेक्शन और ए बी का डायरेक्शन ये वेक्टर बी ए है, नहीं। तो ये सी डी वेक्टर तो ठीक है, सी डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, आप इसको ए बी को क्या लिख सकते हो, बी ए। चलिए वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, नहीं। तो सी डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, नाउ ए बी वेक्टर तो यहाँ नहीं, यहाँ तो वेक्टर बी ए है, ए बी का जस्ट डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस बी ए वेक्टर हो जाएगा। तो सी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी ए, यानी कि वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। और माइनस लैम्डा भी तो एक कांस्टेंट ही है, पर मैंने क्या यहाँ बोला, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस लैम्डा कांस्टेंट हो गया। आप यहाँ पर आप इसके बदले में कोई दूसरा कांस्टेंट ले सकते हो, म्यू बी इक्वल टू म्यू है। मेरे कहने का मतलब है दो वेक्टर कोलिनियर तभी होगा जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल होना चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो या वो कांस्टेंट नेगेटिव हो। हमें उस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स कोलिनियर तभी होंगे जब उनके एक वेक्टर उनमें से दूसरे वेक्टर का कांस्टेंट मल्टीपल होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोप्लानर, दो वेक्टर के कोप्लानर होने का क्या कंडीशन हो सकता है, आइए हम लोग देखते हैं। सॉरी, थ्री वेक्टर्स, कंडीशन फॉर
कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने का क्या कंडीशन है। चलिए आइए देखते हैं। 3 वेक्टर्स A, B and C are coplanar if, देखिए 3 वेक्टर्स कोप्लेनर तभी हो सकते हैं जब इन तीनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को रिमेनिंग 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है स्केलर मल्टीपल का सम, ठीक है, स्केलर मल्टीपल का सम, यानी कि इस तीनों में से कोई एक वेक्टर, सपोज कीजिए वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी को ए और बी के कांस्टेंट मल्टीपल के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो, तभी ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। यानी कि वेक्टर सी को लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के फॉर्म में लिखा जा सके, तभी ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। जहां पर लैम्डा और म्यू क्या है, स्केलर है, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर, वेयर लैम्डा म्यू आर स्केलर्स यानी कि कांस्टेंट्स, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए आपका दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मान लीजिए वेक्टर बी है, नहीं, अब एक तीसरा वेक्टर ए और बी यहां ये दोनों तो इस व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन पर ही है। अब तीसरा वेक्टर सी है, अब सी तीनों एबीसी कोप्लेनर तभी होंगे जब वेक्टर सी भी आपका इसी प्लेन में हो। किधर भी हो सकता है, इधर नहीं, ऐसे ना होना चाहिए, यानी किसी बोर्ड वाले प्लेन पर ही होना चाहिए, तभी ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर हो सकते हैं। तो मान लीजिए वेक्टर सी भी जो है वो भी आपका इसी बोर्ड वाले प्लेन पर है। मान लीजिए आपका ये वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर सी, वो कैसा भी हो सकता है, ये सपोज कीजिए वेक्टर सी है। नाउ एक काम हम लोग यहां पर कर सकते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक। कैसे पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप, हमें एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें वेक्टर ए, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ए और बी ये दोनों लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करके एक आपको पैरेललोग्राम बनाना है जिसका ये दोनों साइड हो और ये वेक्टर सी उसका डायगोनल हो। वेक्टर सी क्या हो, उसका डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको एक्सटेंड छोटा हो सकता है, यदि वेक्टर सी छोटा हो तो छोटा करना पड़ेगा, नहीं, और यदि वेक्टर सी बड़ा है तो इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो अब हमें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और वेक्टर ए के पैरेलल आप यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसको एक्सटेंड करने की का तरीका ये है, जो आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से यहां से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि वेक्टर ए के पैरेलल है, ठीक है। तो ड्रॉ कीजिए ए के पैरेलल, थोड़ा सा इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूं ताकि डायग्राम आपका क्लियर विजिबल हो, ठीक है। ये और बी को आगे बढ़ा करके इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार वेक्टर बी के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए और वेक्टर ए को आगे बढ़ा करके ज्वाइन कर दीजिए। नाउ ये आपका एक पैरेललोग्राम बन चुका है ना। ये यहां से सिर्फ यही फैक्टर आपका, सपोज कि दिस पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। आपने OA को एक्सटेंड किया है D तक, OB को एक्सटेंड किया है A तक। अब ये जो वेक्टर OA है जो कि वेक्टर A है और OD वेक्टर, ये दोनों ही क्या है, कोलिनियर है, नहीं। तो OD वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, OD वेक्टर क्या होगा, वेक्टर A का कांस्टेंट मल्टीपल होगा, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A होगा। ठीक इसी प्रकार जो आपका OE वेक्टर होगा, वेक्टर OE
जो कि वेक्टर बी के साथ कोलिनियर है, तो वो भी क्या होगा, वेक्टर बी का कांस्टेंट मल्टीपल होगा, जो कि म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। नाउ आप जानते हो पैरेललोग्राम लॉ से, जो यदि किसी पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड वेक्टर ओडी और वेक्टर ओए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसका जो डायगोनल होगा, जो कि उसके कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास कर रहा है, वो दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। यानी कि ये जो ओसी वेक्टर होगा वो ओडी वेक्टर और ओई वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ओडी वेक्टर प्लस ओई वेक्टर के सम के इक्वल होगा। अब ओडी कितना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, और ओई कितना है, म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है, और लेकिन ये तो ओरिजिनल वेक्टर तो सी ही है, इसलिए सी वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर तीनों वेक्टर के कोप्लेनर होने का जो कंडीशन है वो है सी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं जो हमेशा वेक्टर सी ही लेंगे, कोई भी आप वेक्टर ले सकते हो, इस तीनों में से कोई एक वेक्टर, देखिए कॉन्सेप्ट याद रखिए, तीन वेक्टर्स ए बी सी, इन तीनों में से कोई एक वेक्टर जो हो वो रिमेनिंग टू वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो, यानी कि कोई एक वेक्टर जो क्या हो वो रिमेनिंग टू वेक्टर के स्केलर मल्टीपल का सम के फॉर्म में हो, लैम्डा ए प्लस म्यू बी के फॉर्म में हो। ठीक है, वो हो सकता है ए इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी हो सकता है, या बी इक्वल टू लैम्डा सी प्लस म्यू ए हो सकता है, नहीं तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, जो तीनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर रिमेनिंग टू फैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दो इंपॉर्टेंट नोट हम लोग देखते हैं। नंबर वन, नोट नंबर वन, सपोज कीजिए आपके पास दो नॉन कोलिनियर फैक्टर्स हैं, इफ A, B are non-collinear vectors and X, Y are scalars, such that X times of vector A plus Y times of vector B is equal to 0 vector. Then यहां पर ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, और इन दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है, नहीं तो ये दोनों ए और बी का जो कोफिशिएंट है, नहीं वो दोनों ही क्या होगा, 0 होगा। देन एक्स और वाई दोनों इक्वल होगा, और दोनों किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और यदि ऐसा ना होगा तो क्या होगा, यदि एक्स और वाई इन दोनों में से कोई एक 0 नहीं है, तो निश्चित रूप से ये नॉन कोलिनियर ए और बी नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे सब यदि एक्स ए प्लस वाई बी 0 है, तो आप इसे लिख सकते हो वाई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसमें से कोई भी आप सपोज कर लो 0 नहीं है, नहीं कोई भी ये एक्स या वाई, ये नहीं सपोज कर लेता हूं मैं जो एक्स 0 नहीं है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन हम वाई बी का वैल्यू निकालेंगे, वाई बी इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, सॉरी एक्स ए का वैल्यू निकालेंगे, एक्स ए इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, एंड वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाय एक्स, क्योंकि एक्स तो 0 नहीं है ना, इसलिए वाई को एक्स से डिवाइड करने पर हमें एक रियल नंबर मिलेगा, एंड माइनस वाई बाय टाइम्स ऑफ एक्स वेक्टर बी हो गया। ये तो आपका ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर कांस्टेंट मल्टीपल आ गया, और ये केस क्या है, ये तो ए और बी दोनों के कोलिनियर होने का कंडीशन है, केस है, इसीलिए, और जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों नॉन कोलिनियर है, इसलिए यहाँ पर एक्स 0 नहीं होगा। सिमिलरली वाई भी 0 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर x और y दोनों में से कोई एक यदि 0 नहीं हुआ, देन a और b श्योर एंड सर्टेन क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, यदि दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है, तो उन दोनों वेक्टर के पीछे जो कांस्टेंट मल्टीपल है वो दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों का वैल्यू 0 होगा। चलिए दूसरा नोट हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, these three vectors are non-coplanar vectors, and x, y, z are scalars, x, y, z are scalars, such that
x टाइम्स ऑफ फैक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ फैक्टर b प्लस z टाइम्स ऑफ फैक्टर c इज इक्वल टू 0 फैक्टर। देन x y z तीनों इक्वल होगा और तीनों ही 0 के इक्वल होगा। x इक्वल टू y इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। और यदि इस तीनों में से कोई एक 0 नहीं हो है, कोई एक x y z तीनों में से भी कोई एक 0 नहीं है, देन ये तीनों नॉन कोप्लेनर नहीं होगा। तब क्या होगा? तीनों ही कोप्लेनर हो जाएगा। आप एज्यूम कर सकते, कोई एक केस ले लो, एज्यूम कर लो या तो x नॉट इक्वल टू 0 या y नॉट इक्वल टू 0 या z नॉट इक्वल टू 0, एनी। सपोज कर लीजिए हमारे पास, हम वो नॉट एज्यूम कर लेते हैं y 0 के इक्वल नहीं है, y नॉट इक्वल टू 0। देन आप y b का वैल्यू निकाल दो, y b इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स ए माइनस जेड सी। एंड y तो 0 नहीं है तो आप y से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो वेक्टर b इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस एक्स बाय वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस माइनस जेड बाय वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर c। और ये क्या दिख रहा है आपको? वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस अनदर कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वेक्टर c। और ये क्या है? ये कौन सा केस है? ये a b c तीनों के कोप्लेनर होने का केस है। तो यहाँ पर यदि आप y को नॉट इक्वल टू 0 लेते हो तो a b c तीनों क्या आ जाता है? कोप्लेनर आ जाता है। लेकिन क्या तो है? तीनों नॉन कोप्लेनर है। इसीलिए यदि a b c तीनों नॉन कोप्लेनर फैक्टर्स है जिसका तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है, तो उन तीनों वेक्टर का जो स्केलर कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, वो तीनों इक्वल होगा और तीनों ही 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए किसी भी वेक्टर को आप 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो, किसी भी कोई भी वेक्टर हो, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपका वेक्टर ए है और 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों ही क्या है? एक तीनों ही नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। देन इस वेक्टर आर को इस तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। यानी वेक्टर आप आर को लिख सकते हो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, दैट इज मान लीजिए x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस अनदर कांस्टेंट y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस अनदर स्केलर z टाइम्स ऑफ वेक्टर सी के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहां पर लोग देखेंगे किसी वेक्टर को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स कौन होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग ले लेते हैं i कैप, j कैप और k कैप। ये तीनों ही जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z एक्सिस के अलोंग ये यूनिट वेक्टर्स है, तो निश्चित रूप से ये तीनों ही नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो आप किसी वेक्टर को आप i j k के फॉर्म में, i j k के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर r को आप i j k के फॉर्म में, i j k के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। If r is a vector, then vector r is uniquely expressible as vector r equal to x times of vector a, x times of I cap, y times of j cap plus z times of k cap, and modulus of this vector r is equal to square root of x square plus y square plus z square। यानी किसी वेक्टर r को i j k के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका जो मॉडुलस होगा वो i j k के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे एक्चुअली में ये होता है। सपोज कीजिए ये वेक्टर r है, दिस वेक्टर r। नाउ ये वेक्टर का यहाँ पर टेल है, इसी पॉइंट पर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस, दिस इज OX, मान लीजिए आपका ये OX है, एक्स एक्सिस है, ये आपका एज्यूम कर लीजिए Y एक्सिस है, दिस इज Y एक्सिस, OY, एंड Z एक्सिस, इसको एज्यूम कर लीजिए आपका Z एक्सिस है, OZ।
नहीं। नाउ इस पॉइंट को यूज कर लीजिए पॉइंट पी। नाउ हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पी से जेड एक्स प्लेन में, ये जो प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है, ठीक है, इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सपोज कीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस प्लेन जेड एक्स प्लेन में ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर पी क्यू, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो कि ये जेड एक्स प्लेन पर पॉइंट क्यू है, इससे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यू आर। नाउ निश्चित रूप से ओ से आर का कुछ लेंथ हो, चलिए इस लेंथ को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ओ से आर का जो लेंथ है इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स। ठीक इसी प्रकार पी से क्यू के का भी कुछ लेंथ होगा, इस लेंथ को एज्यूम कर लो आप y, और आर क्यू से आर का भी कुछ लेंथ होगा, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं z। नाउ अब ओ आर का लेंथ देखिए, ओ आर का लेंथ कितना है, x है, तो वेक्टर ओ आर आप कैसे निकालोगे, यदि आपको वेक्टर ओ आर निकालना तो कैसे निकालोगे, हाउ कैन यू फाइंड वेक्टर ओ आर। तो ओ आर का लेंथ ओ आर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, नहीं मैंने बताया था किसी वेक्टर कोई वेक्टर आपको निकालना हो तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में इन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओ आर का मैग्नीट्यूड कितना है, जितना इसका लेंथ है x, और ओ आर के डायरेक्शन में इन फैक्टर यानी कि x एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में इन फैक्टर होता है i कैप, तो वेक्टर ओ आर हो गया x i कैप। ठीक इसी प्रकार हम QP वेक्टर निकालते हैं, QP वेक्टर, तो वेक्टर QP कितना हो जाएगा, QP का मैग्नीट्यूड जितना इसका लेंथ है y, और QP के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, QP के डायरेक्शन मतलब OY का डायरेक्शन, और OY यानी कि पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप। एंड RQ वेक्टर, RQ वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर RQ का लेंथ है z, और RQ के डायरेक्शन में यानी कि OZ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा आपका k कैप। नाउ यहां पर O से Q को विजुअलाइज कर दीजिए। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ORQ में, ORQ ट्रायंगल देख रहे हो, ORQ ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम निकालते हैं वेक्टर OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर ट्रायंगल से OQ वेक्टर निकालोगे, OQ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर OQ, बताइए वेक्टर OQ कितना होगा, OQ वेक्टर OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर, OR प्लस RQ, OR प्लस RQ, ठीक। एंड नाउ अब आइए ट्रायंगल OQP में, इसमें भी ट्रायंगल यूज कीजिए, ये OQP है, OQP ये इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आपको OP वेक्टर निकालना है, तो OP वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर OP निकालना है तो OQ प्लस QP, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, बट आपका OQ वेक्टर तो OR प्लस RQ है, तो यहां पर OQ की जगह आप लिख दो OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर एंड प्लस ये QP वेक्टर तो ऊपर में है QP वेक्टर। नाउ OR कितना है xi कैप, RQ कितना है zk कैप, और QP कितना है yk कैप, यानी ये तीनों वेक्टर जो है ये तीनों का सम हो जाएगा, यानी कि वेक्टर OP जो कि वेक्टर R है वो कितना हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। नहीं, नाउ अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, x एक्सिस की कितना डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट हो गया, y के लंब कितना डिस्टेंस है, y है तो y हो गया, और z के लंब कितना डिस्टेंस है, z है तो ये z हो गया, यानी पॉइंट के पॉइंट्स कितना हो गया, x y z हो गया। तो आपको O ये जो वेक्टर R है OP, ठीक, इसका यदि आपको लेंथ निकालना हो यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कितना हो जाएगा, आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकते हो, या सिंपल डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो आप ये x है और ये z है, OQ कितना होगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, और यदि OP निकालोगे तो OP का लेंथ कितना हो जाएगा, OP होगा आपका अगर पाइथागोरस थ्योरम से OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब OQ कितना है, रूट अंडर x प्लस z स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और QP आपका कितना है y है तो ये y स्क्वायर हो गया, यानी OP स्क्वायर।
तो ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ओपी का लेंथ ही तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, इसलिए वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आप जो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक, जो वेक्टर कंपोनेंट्स है, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर कौन कौन है, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। नहीं, और स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन है, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर एक्स वाई जेड, सिर्फ एक्स वाई जेड। ठीक है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है और किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, जिसका डायरेक्शन ओ से उस पॉइंट की तरफ, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ होगा, उसी वेक्टर को लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। यानी कि सपोज कर लीजिए पी एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर एक पी पॉइंट है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, तो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओपी वेक्टर होगा। दिस वेक्टर, सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए होगा। इसको हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को उस पॉइंट के आगे में ब्रैकेट में लिख देते हैं। इफ ई कोई पॉइंट है, ई इज अ पॉइंट, देन vector OP is called पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में इसको PV कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जहां पर O क्या है, ओरिजिन है, वेयर O is origin। ठीक है, तो यदि कोई भी पॉइंट P है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, तो ओपी वेक्टर ही क्या होगा, उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होता है। नाउ यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इफ पी एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इज ए पॉइंट, देन तब कैसे फाइंड करेंगे, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज, जो कि वेक्टर ओपी होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज, यानी कि वेक्टर OP क्या होगा। अभी आपने तुरंत जस्ट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में आपने देखा था, जो वहां पर किसी वेक्टर R को xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहां पर जो वेक्टर P का जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स आया था वो भी x y z ही आया था, नहीं, तो OP वेक्टर इक्वल टू वहां क्या आया था, OP वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस जेड के कैप। यानी कि यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस ए कैप जेड के कैप। यानी कि सिंपल इसका मीनिंग है, जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट है, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को आई से मल्टीप्लाई करो, जेड कोऑर्डिनेट को जे से और जेड कोऑर्डिनेट को के से, तीनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दोगे तो आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मान लीजिए ए है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो या पोजीशन वेक्टर मालूम हो, सपोज कीजिए ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक, एंड दूसरा पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, देन हाउ कैन आई फाइंड वेक्टर ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर में निकालने के लिए पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि OB माइनस OA करना पड़ेगा, OB माइनस OA, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि वेक्टर B माइनस वेक्टर A।
ठीक है, एक्चुअली में होता कैसे है इसको आप देख लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पर पॉइंट आपका ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी, ये वेक्टर होगा। अब ए का पोजीशन वेक्टर है ए, बी का पोजीशन वेक्टर है बी, ऑरिजिन सपोज करो कि यहाँ पर ऑरिजिन है, दिस इज ऑरिजिन। नाउ ऑरिजिन ये है तो ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए होगा। ऑरिजिन से बी को ज्वाइन करोगे तो ये आपका बी का पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि वेक्टर बी हो जाएगा। आपको निकालना है वेक्टर ए बी, तो ए बी निकालने के लिए हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे ना, वेक्टर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। लेकिन यहाँ पर ए ओ वेक्टर को माइनस ओ बी लिखेंगे डायरेक्शन चेंज करके, प्लस ओ बी, और ये आपका माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, जिसे आप बी माइनस ए लिख सकते हो, बी माइनस ए, यानी कि वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो यदि आपके पास पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, देन हाउ कैन यू फाइंड वेक्टर ए बी? ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी निकालने का है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है पोजीशन वेक्टर, पी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यानी बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दोगे, तब बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स मालूम है x2, y2, z2, तो इस तीनों में ijk से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो बी का पोजीशन वेक्टर होगा, जो कि होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स हेल्प से कैसे निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स तीनों कोऑर्डिनेट्स में x y z से मल्टीप्लाई करके, तीनों कोऑर्डिनेट्स में ijk से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो ये आपका x1 i कैप हो जाएगा प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो गया ना। सब्ट्रैक्शन करने का तरीका है सेम, टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, x2 i कैप माइनस x1 i कैप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 j कैप हो गया और प्लस z2 माइनस z1 k कैप हो गया। ये आपका ए बी का फैक्टर ए बी निकल गया आईजेटी के फॉर्म में। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यदि आपको ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो और वेक्टर ए बी निकालना हो, नहीं तो वो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा, पहले डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इनटू जे कैप प्लस डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट इनटू के कैप यूज करेंगे। डिफरेंस में ए बी निकालना है तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, देखिए उल्टा मत कीजिएगा, नहीं तो जस्ट इसका नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। नहीं, हमेशा ए बी फैक्टर निकालना है तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए का कोऑर्डिनेट्स घटाइएगा, यानी कि x2 माइनस x1 i कैप कीजिएगा, y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। यदि आपको वेक्टर बी निकालना हो तो ए में से बी को घटाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स में से बी कोऑर्डिनेट्स आप घटाइएगा। एंड यदि आपको ए बी का लेंथ निकालना हो तो ए बी का लेंथ क्या होगा, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नहीं तो ए बी का मैग्नीट्यूड दिस इज रूट अंडर डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस जी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये एक डिस्टेंस फार्मूला भी है, यदि आपको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो उसके हेल्प से आप उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला है। चलिए डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला, एक तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है, दूसरा एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला होता है। तो पहले हम इसमें देखते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को पहले समझ लेते हैं, ठीक। यदि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, सपोज कीजिए एक पॉइंट ए है, पोजीशन वेक्टर ए, दूसरा पॉइंट बी है, पोजीशन वेक्टर है बी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट पी है जो कि इंटरनली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए m/n में डिवाइड कर रहा है,
n² में डिवाइड करने का मतलब होता है जो AP और PB इसका वैल्यू कितना होगा, m/n होगा। ठीक, नाउ हमें P का पोजीशन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए ऑरिजिन, कहीं पर ऑरिजिन लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए यहां पर ऑरिजिन है, तो ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा। बी से ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा, ये ऑरिजिन है। आपको ये ओपी वेक्टर निकालना है, ये ओपी। सपोज करो ये वेक्टर आर है, यानी आपको वेक्टर आर आपको निकालना है। नाउ यहां से चलते हैं एपी बाई पीबी जो है m/n है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m टाइम्स ऑफ वेक्टर पीबी, सॉरी m टाइम्स ऑफ पीबी इक्वल टू क्या होगा, n टाइम्स ऑफ एपी होगा। अब देखिए पीबी और एपी का डायरेक्शन देखिए तो पीबी और एपी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी पी से बी और ए से पी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना, एक ही डायरेक्शन में है। तो आप यहां पर यूज कर सकते हो m टाइम्स ऑफ वेक्टर पीबी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर एपी। नाउ पीबी और एपी ये दोनों वेक्टर जो निकालेंगे वो ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। पीबी वेक्टर, इस ट्रायंगल में पीबी वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर पीबी पीओ प्लस ओबी, नहीं ट्रायंगल लॉ से m टाइम्स ऑफ वेक्टर पीबी, पीबी इज इक्वल टू क्या होगा, पीओ प्लस ओबी, पीओ प्लस ओबी एंड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर एपी, एपी इस ट्रायंगल में ओएपी में एपी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एओ प्लस ओपी, एओ प्लस ओपी। दिस इंप्लाइज m टाइम्स ऑफ वेक्टर पीओ, तो पीओ तो माइनस आर होगा, नहीं ओपी जब आर है तो पीओ वेक्टर क्या होगा, माइनस आर होगा, तो ये माइनस आर हो गया। ओबी वेक्टर बी है, n टाइम्स ऑफ एओ, एओ वेक्टर एओ देखो, एओ ये है ए से ओ, ओए है ए तो एओ क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगा, माइनस ए। और ओपी है वेक्टर आर। हम इसको सॉल्व करके आप वेक्टर आर आप आसानी से निकाल सकते हो। दिस इज माइनस m टाइम्स ऑफ वेक्टर आर प्लस एम बी इक्वल टू माइनस n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस एन आर। आर वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए, उधर ले चलिए, इस तरफ बचेगा एम बी और माइनस एन इधर ले आएंगे तो प्लस एन ए हो जाएगा। माइनस एम आर उस तरफ जाके प्लस एम आर हो गया और एन आर पहले से ही है। एम आर प्लस एन आर में से आप क्या करो, आर वेक्टर कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा, m प्लस n टाइम्स ऑफ r और राइट साइड में इसको लेके चल जाओ एम बी प्लस एन ए को, तो आपको वेक्टर r का वैल्यू आ गया। वेक्टर r क्या आ गया, एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो ये फैक्टर के टर्म में सेक्शन फॉर्मूला है, इंटरनल सेक्शन इसको लोग कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इंटरनल सेक्शन में दो पॉइंट है, ए पोजीशन वेक्टर ए, बी पोजीशन वेक्टर बी, और ए बी के बीच में कोई पॉइंट पी है जो इसको m स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ए पी बाई पी बी ये m/n होगा। ठीक है, इफ ए पॉइंट P divides a line segment joining points A with position vector A and B with position vector B internally in the ratio m/n, then position vector of point P, position vector of point P is m times of B plus n times of A by m plus n। उल्टा मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, m टाइम्स ऑफ फैक्टर B, देखिए उल्टा इधर से इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, क्रॉस। ठीक है, सीधा नहीं, यानी कि m से b को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे और m से a को नहीं करेंगे, क्रॉस करा करेंगे m से b को और n से उल्टा
ठीक है, दूर वाले को दूर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, नीचे में तो m प्लस n होगा नहीं। तो ये हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वहां पर तो m प्लस m रहेगा नहीं, 2:3 4:5 करके रहेगा। तो यहाँ पर m के बदले में सपोज करो 4:5 रहता है, तो ये आप बोल जाओगे m कौन है n कौन है नहीं। तो ये हमेशा क्रॉस इस तरफ वाले को इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, नीचे में तो m प्लस n होता है, ये दोनों का शब्द होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है। एक्सटर्नल में जो पॉइंट P होता है वो A और B के बीच में नहीं होता है, इसके या तो प्रीसीडिंग पार्ट पर होता है, या तो पीछे कहीं पर होगा या फिर आगे कहीं पर होता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बस यहाँ पर माइनस बीच में आता है, md माइनस na बाई m माइनस n, प्लस के जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी जिस प्रकार आप इसको प्रूफ किए थे, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला को भी आप सेम वे से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। नंबर 2 एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में ये ए बी है, इसके बाहर कहीं पर पॉइंट होगा P, इधर ये इस तरह भी हो सकता है, A इसका पोजीशन वेक्टर है A, यहाँ पर पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर है B, और यहाँ पर P है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। नहीं, m/n एक्सटर्नल डिवाइड करने का मतलब अगेन वही AP बाई BP, यहाँ पर भी AP बाई BP का वैल्यू होना चाहिए m/n। ठीक है, अब m/n रेशियो है। अब इस रेशियो में देखिए, यदि न्यूमरेटर लार्ज है तो पॉइंट P B की तरफ होगा, लार्ज देख रहा ना, AP बाई BP, AP बड़ा BP छोटा है, तो m/n में m लार्ज होगा n स्मॉलर होगा नहीं, यानी कि ये आपका ऐसे 3/2 या 5/3 इस फॉर्म में होगा। और यदि ठीक उल्टा हो तब क्या होगा, यानी कि m छोटा हो n बड़ा हो, यदि ये मान लीजिए 2/5 होता है, देन इस केस में पॉइंट P जो होगा वो A की तरफ होगा, इस तरफ कहीं पर होगा, तब तो इधर होगा, तब तो AP छोटा होगा और P भी बड़ा होगा नहीं, AP इतना छोटा PB इतना बड़ा, तो AP बाई PB हमेशा AP बाई PB ही होता है। ठीक है, तो वहां पर AP बाई PB का वैल्यू, उसका न्यूमरेटर यदि स्मॉलर है तो A की तरफ पॉइंट P होगा, न्यूमरेटर यदि लार्ज है तो B की तरफ पॉइंट P होगा। यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो उस समय इसका ध्यान रखेंगे। If a point P divides a line segment joining points A whose position vector A and B whose position vector is B externally in the ratio m/n, then the position vector of point P, position vector of point P is क्या यूज करेंगे, mb माइनस na बाई m माइनस n, mb माइनस na बाई m माइनस। ठीक है, यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, mb m को इससे और n को इससे मल्टीप्लाई करना नहीं, यहाँ पे m को इससे n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ m/n रहेगा नहीं, फिर भी यहाँ पर नजदीक वाले को पहले और दूर वाले को बाद में, या दूर वाले को पहले नजदीक वाले को बाद में, यहाँ पास वाले को पास वाले के साथ और दूर वाले को दूर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, यहाँ भी वही है mb na, यहाँ भी यही है, दूर वाला mb, पास वाला na, सब्ट्रैक्शन करेंगे ऊपर भी नीचे भी। तो ये आपका था एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला और इंटरनल सेक्शन फार्मूला, जिसको कंबाइंड सेक्शन फार्मूला कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। देखिए कोई वेक्टर है तो निश्चित रूप से वो वेक्टर जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन तीनों वेक्टर के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। तो सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर है
ये वेक्टर सपोज कीजिए दिस वेक्टर इज आर, ये एक्स एक्सिस है ओ एक्स, ये वाई एक्सिस है ओ वाई, और ये जेड एक्सिस है। इस तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। सपोज कीजिए ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल आपका गामा है। नहीं, देन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा को ही क्या कहेंगे, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। यानी कि इफ ए वेक्टर आर मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा, किसके साथ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। देन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। cos अल्फा जिसको L से डिनोट करेंगे, L इक्वल टू cos अल्फा, M इक्वल टू cos बीटा एंड N इक्वल टू cos गामा। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इस तीनों को क्या कहेंगे, वेक्टर आर का डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे, जिसको आप L, M, N से डिनोट करते हैं। दिस थ्री आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको शॉर्ट में DCS कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। यानी कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ यदि अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाता है तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को ही क्या कहेंगे, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। और इन तीनों को, cos अल्फा को L से डिनोट करेंगे, cos बीटा को M से डिनोट करेंगे एंड cos गामा को N से डिनोट करेंगे। तो यही तीनों क्या कहलाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। आइए देखते हैं किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस यदि हमें निकालना हो तो हम लोग उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। यदि आपके पास कोई वेक्टर r है, इफ वेक्टर r इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, देन हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर r? DCS ऑफ वेक्टर r। चलिए पहले इसको फिगर में देख लेते हैं। क्योंकि वेक्टर r इक्वल टू है xi प्लस yj प्लस z कैप, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर r है, तो r का जहां पर टेल है वहीं पर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। नाउ वेक्टर r xi yj प्लस zk है, तो निश्चित रूप से इसका जो हेड है, हेड सपोज करो ये हेड p है, तो p का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, x y z होगा, तभी तो वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk है। नाउ अब हम क्या करते हैं, पॉइंट p से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, x एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर PQ। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, जितना इस पॉइंट x कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू x। OQ का लेंथ कितना होगा, x होगा। नाउ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाता है, यानी x के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ ये y एक्सिस है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और ये z एक्सिस है, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। ठीक, इन दैट केस आप इस ट्रायंगल में आ सकते हो, O P Q में सबसे पहले आते हैं, तो इस ट्रायंगल में cos अल्फा कितना होगा, इस ट्रायंगल में cos अल्फा बताइए, cos अल्फा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस तो यहाँ पर x है और यहाँ का डिफरेंस OP है, OP कितना है, मॉडुलस ऑफ r होगा, यानी cos अल्फा कितना हो जाएगा, x बाय मॉडुलस ऑफ r हो जाएगा। तो cos अल्फा है तो L होता है, ठीक, इसी प्रकार cos बीटा निकालोगे तो y बाय मॉड r हो जाएगा, cos गामा निकालेंगे तो वो z बाय मॉड r हो जाएगा। ठीक, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, x बाय मॉड r, y बाय मॉड r एंड z बाय मॉड r। L इक्वल टू x बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर r, m इक्वल टू y बाय मॉडुलस ऑफ r एंड n इक्वल टू z बाय मॉडुलस ऑफ r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग याद रखेंगे। यदि हमें वेक्टर r आइजेंटिटी के टर्म में हो
तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, then the value of ls square plus ms square plus ns square must be equal to 1 के इक्वल होगा। आप ऊपर वाले फॉर्मूला में तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके देख लो। ls स्क्वायर प्लस ms स्क्वायर प्लस ns स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर बाय मॉड r स्क्वायर होगा, x स्क्वायर बाय मॉड r स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर बाय मॉड r स्क्वायर और ऊपर एन स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय मॉड आर स्क्वायर। नहीं, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर मॉड आर स्क्वायर ही रहेगा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यही तो मॉड आर का स्क्वायर होता है। नहीं, तो ये आपका ऊपर भी मॉड आर का स्क्वायर हो गया, नीचे भी मॉड आर का स्क्वायर हो गया, दोनों कट के 1 आ गया। इसीलिए किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दो पॉइंट, जैसे आपका एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी है। ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए पहले आपको वेक्टर ए बी निकाल लीजिएगा। ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी यदि आपको निकालना हो तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे तो आपका वेक्टर ए बी निकल जाएगा आईजे के टर्म में। नहीं, और उस केस में आप आसानी से वेक्टर ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।